कल आपको क्लास टास्क दिया था और आपको कहा गया था कि आपने इंटरमीडिएट कोड की रिप्रेजेंटेशन की जो फॉर्म्स हैं उनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करना है। तो वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि हमारा लेक्चर और चैप्टर जो कि इंटरमीडिएट कोड से रिलेटेड था, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से या उसकी रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड था, वो वाइंड अप इसी रिवीजन के अंदर हो जाना था। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर की बात करें, एक दफ़ा सिर्फ गो थ्रू करना है फ्रॉम सोर्स टू टारगेट लैंग्वेज कैसे कन्वर्जन की जाती है। ठीक है, मल्टीपल मेथड्स हैं, यानी मल्टीपल फेजेस हैं जिनसे होके गुजरना पड़ता है। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड द सेंट्रल फेज इज नोन एज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और इंटरमीडिएट कोड, ठीक है, या प्रेजेंटेशन जो एक आपको सेंट्रल पॉइंट प्रोवाइड करता है कि अब आपका सोर्स लैंग्वेज कन्वर्ट हो चुका है एक ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म की मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, और आप इन मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन में से किसी एक रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए कंपाइलर अपने उस सोर्स कोड को आगे फर्दर लेके चल सकता है जिसे उसने टारगेट में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, बात की जाए होता क्या है, तो उसने कहा ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, आपके सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड की ट्रांसलेशन के बीच में आपकी जो टारगेट मशीन है उसके लिए कंपाइलर एक मिडिल लेवल लैंग्वेज जनरेट कर देता है जिसे मिडिल लेवल कोड का नाम वो देता है। उस मिडिल लेवल लैंग्वेज को या उस मिडिल लेवल लैंग्वेज कोड को वो इंटरमीडिएट कोड का नाम देता है। कौन? कंपाइलर। कंपाइलर किसके लिए काम कर रहा है? उस टारगेट मशीन के लिए। किस पे काम कर रहा है? एक सोर्स लैंग्वेज पे या एक सोर्स कोड पे या एक सोर्स इनपुट पे। किस तरह की आउटपुट जनरेट करने के लिए कर रहा है? टारगेट कोड जनरेट करने के लिए कर रहा है या टारगेट आउटपुट जनरेट करने के लिए कर रहा है। ये ग्राफिकल सी रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दी गई है। आगे मैं आपसे टास्क पूछूंगी वन बाय वन करके। वो कहता है नीड क्यों है इसकी, ये बगैर भी तो काम चलाया जा सकता है। ऐसा कंपाइलर बना लिया जाए जो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्जन ना करे और डायरेक्ट सोर्स से टारगेट में कन्वर्जन कर दे। तो ये एक फेज़ की इनकॉर्पोरेशन क्यों या इस एक फेज़ को इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है। कहता है पहला रीज़न क्या है, इफ़ अ कंप्यूटर ट्रांसलेट्स द सोर्स लैंग्वेज टू इट्स टारगेट मशीन लैंग्वेज विदाउट हैविंग द ऑप्शन फॉर जनरेटिंग इंटरमीडिएट कोड, अगर एक ऐसा कंपाइलर बना दिया जाए जिसको ये इजाज़त दे दी जाए कि वो ट्रांसलेट करे सोर्स लैंग्वेज को मशीन टारगेट मशीन लैंग्वेज के अंदर विदाउट इंटरमीडिएट कोड को जनरेट किए बगैर, यानी विदाउट आपका सोर्स कोड इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्टली उस कंपाइलर के थ्रू टारगेट में कन्वर्ट हो जाए, देन होगा क्या? फॉर ईच न्यू मशीन अ फुल नेटिव कंपाइलर इज रिक्वायर्ड, यानी हर मशीन के लिए, हर लैंग्वेज के लिए नेटिव कंपाइलर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब बाय वर्ड नेटिव का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा जी? बाय वर्ड नेटिव का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? असद, रिजवान, हारिस। स्क्रिप्टिंग मैम। ऐसे नेटिव का मतलब होता है रिहायशी कहीं का ना। नेटिव का मतलब होता है रिहायशी, कहीं का, ओरिजिन, ओरिजिन कहीं का होना। यानी हम नेटिव लोग हैं कहाँ के? सरगोदा के। हम नेटिव लोग हैं कहाँ के? लाहौर के। हम नेटिव लोग हैं कहाँ के? पाकिस्तान के या श्रीलंका के या बांग्लादेश के लोग। ये इससे नेटिव का वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब एक ऐसा कंपाइलर जिसको इजाज़त नहीं होगी इंटरमीडिएट कोड में सोर्स कोड को कन्वर्ट करने की, वो कंपाइलर डिमांड करेगा कि फिर मैं हर लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिकली काम करूँगा, जबकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंपाइलर्स मल्टी लैंग्वेज या मल्टी लिंगुअल के लिए काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जनरल पर्पस बेस्ड कंपाइलर है, उसमें सी का सोर्स कोड डालो वो आपको टारगेट में कन्वर्ट कर देगा, जावा का सोर्स कोड डालो वो आपको टारगेट में कन्वर्ट कर देगा, पाइथन का सोर्स कोड डालो वो आपको टारगेट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो जनरल पर्पस कंपाइलर्स कहलाते हैं मल्टी लैंग्वेजेस के लिए। ये बेनिफिट उस कंपाइलर को मिलता ही तब है जब आप उसको इजाज़त दो या उस कंपाइलर के अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो टारगेट कोड को पहले एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करे, देन उस इंटरमीडिएट को आके अपनी टारगेट में
रिप्रेजेंट करे या ट्रांसलेट करे। तो पहला तो नीड इसलिए है कि अगर आप उसको ये ऑप्शन उससे हटा देते हैं या उससे ये इजाज़त नहीं देते कि वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करे या इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करे, तो फिर हर लैंग्वेज के लिए उसका स्पेसिफिक नेटिव कंपाइलर चाहिए होगा। जावा लैंग्वेज के लिए जावा के कंपाइलर्स ही काम करेंगे और वो कंपाइलर सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ठीक है, सी के कंपाइलर सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए, यानी हर कंपाइलर हर मशीन के लिए इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट हो जाएगा। लैंग्वेज डिपेंडेंट हो जाएगा या मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा। तो पहली तो ज़रूरत ये थी, ये वजह थी। क्लियर हो गया। दूसरी बात, इंटरमीडिएट कोड एलिमिनेट्स द नीड ऑफ अ फुल कंपाइलर फॉर एवरी यूनिक मशीन, यानी कंप्लीट कंपाइलर की ज़रूरत फिर क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। कंप्लीट कंपाइलर का क्या मतलब है, मोर और लेस उसी बात को एक दूसरे फॉर्म में कहा गया है कि नेटिव कंपाइलर्स की ज़रूरत नहीं रहती फिर हर यूनिक मशीन के लिए या हर यूनिक लैंग्वेज के लिए या हर यूनिक प्लेटफॉर्म के लिए, by keeping the analysis portion same for all the compilers। क्योंकि इस तरह के कंपाइलर क्या कहते हैं, एनालिसिस के फेजेस को हर मशीन के लिए, हर लैंग्वेज के लिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम रखते हैं। उससे आगे एनालिसिस के बाद आपके पास कौन सा फेज आता है, आपका मिडिल फेज आता है इंटरमीडिएट कोड कन्वर्जन का। वहां तक आने पे आपके पास एक जेनेरिक कोड कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो कोड उसकी टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरा रीज़न तो ये है कि इंटरमीडिएट कोड की या इस एक मिडल फेज की ज़रूरत क्यों है। तीसरी बात आ गई, द सेकेंड पार्ट ऑफ कंपाइलर सिंथेसिस फेज इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टारगेट मशीन। वो कहता है कि आपके पास एनालिसिस फेज तो कॉमन है हर मशीन के लिए भी और हर लैंग्वेज के लिए भी। सिंथेसिस फेज में आके आप क्या करते हैं, फिर आप हर टारगेट मशीन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करने की एबिलिटी रख सकते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जनरेटर। And the fourth reason is it becomes easier to apply the source code modification to improve code performance by applying code optimization techniques on the intermediate code। जो आगे आने वाला एक फेज है जो कोड ऑप्टिमाइजेशन का फेज है, वो कहता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन का फेज आसान हो जाता है, ईजियर हो जाता है, क्योंकि आपने सोर्स कोड को एक इस तरीके के कोड में कन्वर्ट कर दिया जिसे वो इंटरमीडिएट का नाम दे रहा है, जिस पे ऑप्टिमाइजेशन करना बनिस्बत आसान है एज कंपेयर टू डायरेक्ट सोर्स कोड पे अगर ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़े। आप फेजेस आपको याद है, आप बीच में से इंटरमीडिएट कोड वाले फेज निकाल दो, हम यहाँ नीड की बात पढ़ रहे हैं ना, आप वो फेज बीच में से निकाल दो। आप निकाल दोगे तो क्या चलेगा, सोर्स कोड एज एन इनपुट आया, एनालिसिस हुआ, सिंथेसिस हुआ, कोड ऑप्टिमाइज हुआ और कोड टारगेट में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो कोड ऑप्टिमाइज हुआ वो बगैर इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुए बगैर हुआ, यानी कि आपने उस एक्चुअल सोर्स कोड को ही ऑप्टिमाइज किया। सोर्स कोड को ऑप्टिमाइज करना इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अगर एक इंटरमीडिएट कोड में वो कोड कन्वर्ट हुआ होगा, जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में भी हो सकता है। हमने आगे रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है कि इंटरमीडिएट कोड किस किस तरह की रिप्रेजेंटेशन में आ सकता है। अगर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में है तो उसे ऑप्टिमाइज करना आसान है, ठीक है। अगर किसी ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में है तो उसे ऑप्टिमाइज करना आसान है। यानी आगे आने वाला फेज आसान हो जाएगा अगर आपने मिडल फेज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को अडॉप्ट किया होगा। आपने का मतलब है आपके कंपाइलर ने। दैट इज़ वाई वन ऑफ द नेसेसरी नीड है किसी भी कंपाइलर के लिए, किसी भी ट्रांसलेटर के लिए, कि वो एक मिडल जो लैंग्वेज है उसको जनरेट करे और फिर फर्दर आगे उस लैंग्वेज से मूव करे टुवर्ड्स योर टारगेट कोड। बात क्लियर हुई यहाँ तक? यस मैम। चलो ठीक है। आगे फिर वो बात करता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इज अ वैरायटी ऑफ वेज एंड दे हैव देयर ओन बेनिफिट्स। वेज भी हैं और हर इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं। वो कहता है दो तरह की जाती है, एक हाई लेवल होती है
एक लो लेवल होती है। हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है जो कि क्लोज टू सोर्स लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जी? मैम जो यूजर्स को समझने में इजी जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस हैं, जिन्हें हम इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर की लैंग्वेजेस कहते हैं। यस मैम। ठीक है, अब आपने लिखना है a इज इक्वल टू बी या a इज इक्वल टू बी प्लस सी, और अगर मैं कहूँ कि इसको इंग्लिश में बोलो तो आप कहेंगे एड b इंटू सी एंड असाइन द रिजल्ट टू a। यानी आपने उसी एक सोर्स कोड को, जो कि वन लाइनर का कोड था, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, उसको इंग्लिश में बोल के दिखा दिया कि b में c जमा करो और दोनों के रिजल्ट को a में सेव कर दो। उर्दू में भी आपने बता दिया। ठीक है, तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कन्वर्ट किया जाए हाई लेवल पे, जिसको इंटरमीडिएट कोड में रिप्रेजेंटेशन की जाए हाई लेवल पे, तो उसे कहते हैं हाई लेवल आईआर, हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। ये कैन बी इजीली जनरेटेड, सोर्स से आसानी से जनरेट की जा सकती हैं। इजीली अप्लाई कोड मॉडिफिकेशन या कोड इन्हांसमेंट आसानी से अप्लाई की जा सकती है। बट फॉर टारगेट मशीन ऑप्टिमाइजेशन इट इज़ लेस प्रेफर्ड। पर वो कहता है टारगेट मशीन के ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस तरह के इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर, मैं इंग्लिश लाइक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ह्यूमंस इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे यहाँ आप इसे बोल सकते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लेवल। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया जाता है, इतना अच्छे तरीके से प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों प्रेफर नहीं किया जाता? क्योंकि जिस टारगेट मशीन में उसे ऑप्टिमाइज करना है, एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, वो हाई लेवल स्ट्रक्चर यूटिलाइज नहीं कर रही है, वो लो लेवल स्ट्रक्चर पे काम कर रही है, वो मशीन लैंग्वेज पे काम कर रही है। और जब आप मशीन लैंग्वेज की बात करते हो तो वहाँ लो लेवल स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा। तो कहते हैं हाई लेवल में बेशक आईआर किया जा सकती है, यानी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है, पर जब उसकी ऑप्टिमाइजेशन की बारी आएगी तो आपकी जो टारगेट मशीन है, ये नहीं कि वो उसे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकेगी, प्रेफर नहीं करती वो उसको। ठीक है, प्रेफरेंस के लिहाज से वो कहता है क्योंकि मेरी अपनी रिप्रेजेंटेशन लो लेवल है, मैं मशीन लैंग्वेज पे काम करता हूँ, तो मैं लो लेवल अगर आईआर हुई होगी तो मैं उसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा। कन्वर्जन उसकी भी कर देता है वो, ठीक है, कन्वर्जन लो लेवल की भी करता है। प्रेफर्ड, प्रेफरेंस के लिहाज से उसने एक, जैसे फेवरेट के लिहाज से उसने एक एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे लिए बेनिफिशियल या फेवरेट क्या है, लो लेवल। लो लेवल क्या है? वन ऑफ द क्लोज टू टारगेट मशीन, ऑफ कोर्स लो लेवल है, तो टारगेट मशीन से ज़्यादा नज़दीक होगी, ह्यूमन से थोड़ा सा फार अवे होगी। इट मेक्स इट सूटेबल फॉर रजिस्टर्स एंड मेमोरी एलोकेशंस, इंस्ट्रक्शन सेट सिलेक्शंस। ठीक है, इस तरह के कामों के लिए लो लेवल आईआर बेनिफिशियल है, सूटेबल है। इट इज़ गुड फॉर मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन जो मशीन डिपेंडेंट हो, उसके लिए प्रेफरेंस क्या है, उसके लिए गुड क्या है, उसकी फेवरेट अगर बात की जाए आईआर की, तो वो कौन सी आईआर है? लो लेवल आईआर। वो कहता है इंटरमीडिएट कोड कैन बी आइदर लैंग्वेज स्पेसिफिक लाइक बाइट कोड फॉर जावा और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट लाइक थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड तो हमने देखा हुआ है, क्या है? किसी को याद होगा थ्री एड्रेस कोड क्या है? आगे एक्सप्लेन तो करना ही, आगे का लेक्चर तो आप लोगों ने पढ़ाना है भाई, जैसे जैसे आएगा। थ्री एड्रेस कोड है जब आप यूज़ ऑफ रजिस्टर्स करते हो। आपने देखा है ना, हमने D1, R1, R2 रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया, जहां आप क्या कर देते हो, थ्री एड्रेस कोड की रिप्रेजेंटेशन करते हो। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? उस एक्चुअल सोर्स कोड को, उस एक्चुअल सोर्स कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा जी, बीच में एक दफ़ा मुझे डिस्कनेक्ट होगा जूम, तो मैं रिकनेक्ट करूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे हो जाए रिकनेक्ट। उससे पहले बल्कि अटेंडेंस ले लेते हैं ताकि कनेक्टिविटी में इशू आए। क्या सुनने में आया कब यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है? कुछ आइडिया है? फेब में मैम, फेब में। कोरोना की तीसरी वेव आ रही मैम। बस कोरोना तो बच्चे अल्लाह माफ़ करे है इस तरीके से ही कुछ।
और हम समझते हैं छोटी बात, अगर कोई समझता है तो, पर बच्चे बहुत सीरियस मैटर है, इसको इतना भी वो लाइट नहीं लेना चाहिए। तो अफेक्ट हो रहे हैं लोग, यंगस्टर्स भी हो रहे हैं, ज़्यादा एज के लोग भी रो रहे हैं, तो साथ साथ लेके चलें। जी जी, मैंने अटेंडेंस बच्चे लगा दी है, मुझे कनेक्टिविटी का इशू सबसे ज़्यादा है, अटेंडेंस लगा दी क्योंकि अभी वो मैसेज भी आ गया कि हाँ आपका जूम अभी बंद हो जाएगा, तो मैंने उसके लिए अटेंडेंस लगा दी, परेशान हूँ। अच्छा जी, ठीक है, इस बात की समझ आ गई। आगे रिप्रेजेंटेशन को देखा जाए तो वो कहता है कॉमनली यूज्ड इंटरमीडिएट कोड की रिप्रेजेंटेशंस कौन कौन सी हैं। सिंटेक्स ट्री के थ्रू किया जा सकता है, पोस्ट नोटेशन पोस्ट फिक्स के थ्रू, थ्री एड्रेस कोड, क्वाड्रुपल्स और ट्रिपलेट्स के ज़रिए किया जा सकता है। सिंटेक्स ट्री कौन सबसे पहले बताया गया जी? सिंटेक्स ट्री की रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसी है? हाँ जी, ये तो कल का क्लास टास्क था। हाँ जी, हारिस, हमज़ा, अनीक, किधर हैं सारे? हामिद, हमज़ा, ये तो पढ़ा हुआ है, रिवाइज करना है हमने। हाँ जी अनीक, अनीक मैम बच्चे, ये था कि हम इसको ना जो भी हमारा कोड होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ट्री के अंदर। ठीक है। कोड क्या है हमारा एक्चुअल में, हमें इनपुट कहाँ से आ रही, किस फॉर्म में आ रही है? सोर्स कोड की फॉर्म में आ रही है। यस मैम। ठीक है, सोर्स कोड की फॉर्म में इनपुट आ रही है। अब आपने उस इनपुट पे एनालिसिस भी अप्लाई कर दिया, टोकनाइजेशन भी की आपने, उसको क्या किया, सेमेंटिक एनालिसिस भी किया। फिर वो कहता है सिंटेक्स ट्री इज़ नथिंग मोर देन कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ पार्स ट्री। जब आप पार्स ट्री बनाते हैं तो सिंटेक्स ट्री उसी की एक कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड का मतलब है फुल फ्लेज फॉर्म है, जिसको क्या यूज़ किया जाता है, एज ए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। द ऑपरेटर एंड कीवर्ड नोड्स फॉर द पास ट्री आर मूव टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड चेन ऑफ सिंगल प्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल लिंक। आपको क्या कर दिया जाता है, ऑपरेटर्स, ठीक है, और अगर ऑपरेटर्स हैं या कीवर्ड्स हैं वो एज अ पेरेंट नोड पास किए जाते हैं। ऐसा पेरेंट नोड का मतलब है, आपको पता है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप क्या है, जो सेंट्रल नोड है वो पेरेंट नोड कहलाता है और उसकी ब्रांच पे जो राइट और लेफ्ट पे जो नोड्स होते हैं वो चाइल्ड नोड्स कहलाते हैं। तो वो कहता है पास ट्री बनाते हुए या कोई ऑपरेटर या कोई कीवर्ड, इफ का कीवर्ड है, देन का कीवर्ड है, या एल्स का कीवर्ड है, या इक्वल टू का साइन है, या प्लस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी ऑपरेटर्स हो जाएं या कीवर्ड्स हो जाएं, वो एज अ पेरेंट नोड कंसिडर किए जाएंगे। फिर एक सिंगल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर चलेगा या चेन चलेगी टूवर्ड्स द चाइल्ड, ठीक है, और फिर उसको क्या किया जाएगा, पार्स करवाया जाएगा। यानी ऑपरेंड्स जो हैं वो कहता है पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि जो ऑपरेंड्स हैं वो चाइल्ड नोड्स के ऑपरेंड्स क्या हैं, ए प्लस बी में प्लस तो ऑपरेटर है वो बन गया पेरेंट नोड, और ए प्लस क्या है, ए क्या है, ए और एक डी ऑपरेंड है जी, एक ऑपरेंड है ऑपरेंड मैम। है, और बी क्या है, दूसरा ऑपरेंड है। तो एक ऑपरेंड राइट चाइल्ड बन जाएगा, एक ऑपरेंड लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। 2 + 3 है तो 2 और 3 भी ऑपरेंड्स हैं, तो एक 2 बन जाएगा राइट चाइल्ड या लेफ्ट चाइल्ड, और 3 बन जाएगा राइट या लेफ्ट, दोनों में से कोई एक चाइल्ड, ठीक है। पास ट्री के रूल में पहली तो ये बात। टू फॉर्म सिंटेक्स ट्री बट put parentheses in the expression, this way it's easy to recognize which operand should come first। वो कहता है अगर आपने प्रेफरेंस देनी हो किसी भी ऑपरेंड को, प्रेफरेंस देने का आसान तरीन तरीका क्या है, एक पैरेंथेसिस ऐड कर दो। मैंने अगर 2 + 3 पहले एग्जीक्यूट करवाना है 2 × 3 के, तो मैं क्या करूंगी, 2 + 3 के गिर्द क्या लगा दूंगी, पैरेंथेसिस लगा दूंगी, जैसे ब्रैकेट्स कहते हैं आम अल्फाज में, ठीक है। तो मेरा 2 + 3 पहले सॉल्व होगा, देन 2 × 3 सॉल्व होगा। तो अगर प्रेफरेंस मैम देनी आपकी हो, आवाज नहीं आ रही मैम। बच्चे मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बोलते रही हूँ बच्चे, ठीक है, वो कनेक्टिविटी इशू की वजह से होगा, वैसे रिकॉर्ड हो रही, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी। अब ये उसने एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया कि आपके पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके सोर्स कोड की, ठीक है। बच्चे आवाज कट रही है, नहीं कनेक्टिविटी की वजह से कट रही होगी, इससे पहले के जूम भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो थोड़ा सा जितना हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा दी गई, ठीक है, a + b * c
ठीक है, उसको पैरेंथेसिस में रख दिया गया, डिवाइडेड बाय a माइनस बी स्टैटिक सी। अब इनको अलग अलग पैरेंथेसिस में इसलिए रखा गया क्योंकि अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू डमास रूल, अगर पैरेंथेसिस ना लगाए जाते, अगर आप ब्रैकेट्स ना पुट करते, तो वो सबसे पहले डमास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन को सॉल्व कर देता, जो कि हम नहीं चाहते थे। ठीक है, तो डिवीजन को पहले सॉल्व ना करे वो इस चीज को, इस प्रेफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए। पता नहीं मुझे आवाज आ रही है असद? हारिस बच्चे मैम आवाज मैम खत्म हो गई थी, अब आई है। हाँ जी हाँ जी मैम बच्चे अब वो, आई है दोबारा। हाँ जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, ये इशू कर रहा है मुझे सबसे ज्यादा इसका वही है। एक सेकंड जी, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, नजर आ रही है स्क्रीन? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई मैम। मैम अब हो गई। अच्छा हो गई मैम। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है जी। तो वो उसने आपको प्रेफरेंस के लिए क्या किया, पहले भी आपको पॉइंट बता चुका है कि प्रेफरेंस के लिए आप, क्योंकि हम चाहते थे कि डिवीजन की प्रेफरेंस को वो एलिमिनेट करे और पहले a प्लस बी स्टैटिक सी को इम्प्लीमेंट करे या a माइनस बी स्टैटिक सी को इम्प्लीमेंट करे, उसने क्या किया, उसने पैरेंथेसिस लगाए। अब आप अपने सिंटेक्स ट्री में एक चीज देख सकते हैं और वो चीज ये है, क्योंकि डिवीजन के राइट और लेफ्ट बोथ एंड्स पे पैरेंथेसिस है, इसका मतलब आपको एग्जैक्टली पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों के दोनों सिंटेक्स ट्री पे एक ही लेवल पे सॉल्व होंगे। जब हमने लास्ट एग्जांपल्स में भी, लास्ट लेक्चर्स में भी सिंटेक्स ट्री जनरेट किया था, तो हमने देखा था कि वो तमाम सेम प्रेसिडेंस वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं, आप पैरेंथेसिस को भी एज एन ऑपरेटर लोगे। ठीक है, जैसे आप प्लस को ऑपरेटर कंसिडर करते हो, माइनस को ऑपरेटर कंसिडर करते हो, डिवीजन को ऑपरेटर कंसिडर करते हो, इसी तरह पैरेंथेसिस को भी ऑपरेटर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आपके पास जो सेम प्रेफरेंस वाले ऑपरेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर बोथ साइड पे प्लस होता, बोथ साइड पे एडिशन होती, तो प्रेफरेंस क्या हो जाती, एक जितनी हो जाती। बोथ साइड पे माइनस होता तो प्रेफरेंस क्या हो जाती, एक जितनी हो जाती। ठीक है, बोथ साइड पे पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस का मतलब है कि ये पार्स ट्री के या सिंटेक्स ट्री के सेम लेवल पे ऑपरेट होंगी या इवेलुएट होंगी। अब सेम लेवल का मतलब है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि जहाँ बी स्टैरिक सी है, स्टैरिक का क्या है, स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, तो बी स्टैरिक सी है और दूसरी साइड पे भी बी स्टैरिक सी है, वो दोनों सेम लेवल पे, उसके चाइल्ड्स भी सेम लेवल पे फॉल कर रहे हैं, और जो स्टैरिक है मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है वो एज अ पेरेंट नोड भी सेम लेवल पे फॉल कर रहा है। उसके बाद एक साइड पे एडिशन हो रही है उस रिजल्ट की a के साथ, और दूसरी साइड पे उसी के रिजल्ट की a के साथ सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लेवल भी प्रेसिडेंस का डमास रूल के अकॉर्डिंग सेम है, तो सेम लेवल पे फॉल करेंगे, जो चाइल्ड नोड है वो भी और ऑपरेटर के पेरेंट नोड वो भी। उसके बाद सेंट्रल में डिवीजन आ रही है। ठीक है, सेंट्रल में डिवीजन आ रही है, इसका मतलब